वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जागो लाहौर। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, खिदमत इंसानियत एक ऐसा जज्बा है जिससे हर इंसान सरशार नजर आता है, लेकिन ये सरशारी सिर्फ बातों तक ही दिखाई देती है। जब भी किसी को कोई ओहदा मिलता है तो वो इसकी आंखें माथे पर पहुंच जाती हैं। खास तौर पर हम देखते हैं कि अवामी सहूलत की पेश नज़र कायम किए जाने वाले जो सरकारी दफातर में जो सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक की अगर बात की जाए या सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ पर कदरे बेहतर है। वहाँ सरकारी मुलाजमीन हकीकी मायनों में अवामी खिदमत पर मामूर होते हैं और सरकारी मुलाजमीन में अवामी खिदमत के जज्बे के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पब्लिक सर्विस डे यानी सरकारी मुलाजमीन की अवामी खिदमत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद अच्छी तर्ज हुक्मरानी और तरक्की के अमल में सरकारी मुलाजमीन के किरदार की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन को भी दुनिया से कुछ सबक सीखना चाहिए और अवामी मुश्किलात बढ़ाने के बजाय जनाब कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते अपने पहली स्टोरी की जानिब और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो लाहौरियों को आजकल दो वायरसेस का सामना है। एक तो कोरोना वायरस है, दूसरा डेंगू वायरस का खतरा भी जो है वो भी मंडलाने लगा है। मौसम तब्दील होते ही हम देखते हैं कि डेंगू लार्वा की अफजाइश और डेंगू वायरस के फैलाव के खदशात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं और डेंगू वायरस के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू के 15 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और डेंगू वायरस के फैलाव की एक बड़ी वजह इंतजामिया की गफलत और लापरवाही है, जिसके बायस डेंगू वायरस से बचाव के लिए इकदाम बर वक्त नहीं किए जा सके। गुज़श्ता रोज सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी के इजलास बराए इंसदाद डेंगू मुहिम की सदारत करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी यही कहना था कि सूबे भर में डेंगू केसेस में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। डेंगू पर काबू पाना बहुत ही अहम हो चुका है। इन डोर सर्विलेंस को फौरन बढ़ा दिया जाए। माहिरीन सेहत की जानिब से भी 15 से ज्यादा इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया जा रहा है। डेंगू वायरस से बचाव के लिए क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब, डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी तशवीश का इजहार किया है कि पंजाब में जो है डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक जो है वो कितने रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के? इस वक्त तक जो है वो पूरे पंजाब में 50 केसेस जो है वो डेंगू के कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में। पूरे पंजाब में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लाहौर में जो है वो 22 केसेस हैं लाहौर में। अच्छा, हाँ जी, 50 में से बाकी जो है वो दूसरे शहरों में। अभी सिर्फ जो पंजाब लाहौर में है वो 22 केसेस हैं। अभी मतलब हम ये सोच सकते हैं कि डेंगू के अभी सीजन इतना आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही 22 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये रिपोर्ट होते रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी सर्वेलेंस टीमें इंडोर आउटडोर अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब और उस गवर्नमेंट की सुपरविजन में हमारी और सीओ हेल्थ उनकी सुपरविजन में हमारी टीमें रेगुलर काम कर रही हैं। और हमारा डायरेक्टोरेट भी जो है वो थर्ड पार्टी के तौर पे उनको चेक भी कर रहा है। कल भी मैंने अपनी टीमें भेजी हैं और हम उनको थर्ड पार्टी के तौर पे चेक भी कर रहे हैं कि यहाँ की सर्वेलेंस की क्या पोजीशन है। आज भी डार्क मीटिंग है उधर डीसी ऑफिस में, तो उसमें मैं खुद भी इंशाल्लाह 4 बजे खुद भी जाऊंगा और देखूंगा कि उनके जहाँ सारे एंटोमोलॉजिस्ट, सारी टीमें, सारी डिप्टी डीओज लाहौर के होंगे तो मैं उनके डीसी साहब और एडीसीजी साहब भी होंगे। डार्क मीटिंग जो है वो भी वीकली हो रही है, टार्क तहसील लेवल पे हो रही है। इसी तरह कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी परसों हुई है, जिसमें आपने फरमाया कि मैडम यास्मीन राशिद साहबा थी, हमारी सेक्रेटरी साहबा थी। ऑल द डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इज सीरियसली कंसर्न कि इस डेंगू को अभी से ही कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी महकमा और डिपार्टमेंट और लोग भी कोरोना से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब एक वो नई प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहते, तो इसलिए जो है हम भी उसी अवाम से भी वो भी नहीं जाना चाहते और हम लोग भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर, हमारे नाज़रीन की याद दहानी के लिए मैं चाहूंगी कि हमें बता दें कि डेंगू और मलेरिया में बुनियादी फर्क क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग? नहीं, ये दोनों तो खैर बिल्कुल ही अलग है। इनका तो नाम ही अलग है और इनका तो वैसे काम ही अलग है और इनका सीजन भी अलग है और इनका वेक्टर जो मच्छर जिसको बोलते हैं वो भी अलग है। डेंगू का तो आपको पता है, ये एक मतलब अलहदा ही इसका मच्छर है जो इसके व्हाइट स्पॉट्स होते हैं लेग्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर व्हाइट होता है। हाँ, व्हाइट होते हैं, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, व्हाइट नहीं होता, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। तो एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपेक्टस इसकी जो है वो वेक्टर
कैरी करती है, तो ये वेक्टर है उसका जो वायरस कैरी करती है। ठीक है। ये इसकी अक़साम है। और मलेरिया की तो है प्लाज्मोडियम है, जो वो उसका वो होता है, ये इसका वायरस है, उसका वो प्लाज्मोडियम। अच्छा, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं, डिफरेंट एंटिटी है, उनका पैटर्न भी डिफरेंट है। इवन इन दोनों मच्छर की आदत भी डिफरेंट है, इन दोनों के बैठने की जगह भी अलग है। अच्छा। इन दोनों का तरीका वारदात दोनों का ही अलग है। ये जो है इसका डेंगू का ये डे है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और वो जो मलेरिया का है वो नाइट को जो है वो ज्यादा अटैक करता है। अच्छा जी जी। तो ये जो डेंगू है, क्या ये मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है या वो इन्फेक्टेड किसी पर्सन को जो काटता है देन वो फैलाव का शिकार? नहीं, वो तो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा ना, जो उसकी मादा काटती है, मेल नहीं काटता, मादा काटती है, वो अपने अंदर उसको फिर आगे 3-4 जो मुख्तलिफ लोग उसकी करीब विसिनिटी में होंगे, यानी एक्सपोज्ड होंगे, और उसको जो मौका मिलेगा तो उसको वो आगे काटेगी और फैलाएगी, वो फैल जाता है। ठीक है। और दूसरा कहा जाता है कि डेंगू सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना देना चाहिए, लेकिन आगे हम देख रहे हैं मानसून का सीज़न आ रहा है और जगह जगह पे हमें पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग खुद दावत दे रहे हैं डेंगू को? नहीं, हम ना पानी खड़ा खुद कर रहे हैं ना ही हम दावत दे रहे हैं। बात सही है आपकी कि पानी खड़ा, बारिश होती है, पानी तो आना तो है, लेकिन ये है कि अब महकमा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, और सबसे बढ़कर शहरी खुद है जो अपने घरों को, लेकिन अपने सर अभी भी अगर आप बाहर जाके सफाई की सूरत हाल देखें तो वो अबतर ही है। वो आप बेहतर समझ कह रही होंगी, लेकिन हमारे महकमे के हवाले से और हमारे जो डेंगू कंट्रोल के हवाले से हमारी टीमें घरों में जाके लोगों को सिर्फ एजुकेट नहीं कर रही बल्कि खुद काम कर रही हैं। उनके जो फ्रिज के ट्रे हैं, उनके जो कूलर हैं, और उनके जो घर में अगर कोई टायर पड़ा है तो वो ये हमारी महकमे की टीमें खुद जाके साफ करती है। अच्छा। उनको भी कहती है, खुद भी करती है। लोग कितना ताउन बाकी करें जो पब्लिक का जो आप गलियों में और इधर की जो बात कर रही हैं, तो वो भी पंजाब गवर्नमेंट वेरी सीरियसली इस बारे में कि डेंगू को कंट्रोल किया जाए, और जिनके जिम्मे ये काम है वो काम अपना हमारे ख्याल में बतौर एहसन कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि घर घर जाके टीमें जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है, लोग कितना ताउन कर रहे हैं? लोग ताउन कर रहे हैं। अच्छा। लोग ऑलरेडी जो है पहले भी उन्होंने लोगों ने ताउन किया तो ये कंट्रोल हुआ है। 2011 में आपको पता है लाहौर में कितना बड़ा एपिडेमिक है, 2014 में आया, 2019 में जो है वो रावलपिंडी में आया, बहुत केसेस हुए। तो इंशाल्लाह इस दफा ये केसेस अभी पहले सिर्फ गवर्नमेंट के सेक्टर से रिपोर्ट होते थे, हॉस्पिटल, अब जो है वो प्राइवेट लैब्स को भी बता दिया गया है कि आप भी इसका टेस्ट करें। अच्छा। और इसको आप लोड करें। इस वजह से भी नंबर ऑफ केसेस, हमारी डायग्नोसिस बढ़ी है, हमने सर्वेलेंस बढ़ी है, डायग्नोसिस बढ़ी है, इसलिए हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे कि अगर केस है तो फिर लार्वा भी है, तो हम उस लार्वा को अभी से किल कर रहे हैं। उस घर के चारों तरफ जो है वो 12 घर 24 ऑन द आइदर साइड जो है 48 और 49 दैट वाज इंडेक्स हाउस, हम उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम उसको छुपा नहीं रहे। अगर वो प्राइवेट लैब से भी डायग्नोज हो रहा है और अपलोड हो रहा है तो हमारी टीमें उसके अगेंस्ट केस रिस्पांस कर रही है। तो हम ये मतलब ये पॉजिटिव भी बात हो सकती है अगर इसको पॉजिटिव साइड पे लिया जाए कि ये अच्छा केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हो रहे हैं, और इसके खिलाफ अभी से एक्शन कर रहे हैं, और दिस इज द राइट टाइम। आगे तो फिर जब मच्छर, वो अभी लार्वा स्टेज पे है, जब मच्छर बड़ा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर हमारे नाजरीन की याद दहानी के लिए ये भी बता दें कि वो घर में रहकर एहतियाती तदाबीर क्या क्या अपना सकते हैं। एहतियाती तदाबीर तो ये एक तो अपनी बॉडी को, हैंड्स को कवर रखे, ठीक है, खास तौर पे बच्चों को भी, बच्चों की सॉफ्ट स्किन होती है उनको कवर रखे, ये शॉर्ट्स और इस तरह की चीजों से जो है बच्चे। दूसरा है मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये इनका इस्तेमाल मच्छर नेड़े ही ना आए, अच्छा, नजदीक ही ना है, ये सबसे आसान तरीका है कि मच्छर को आने ही ना दिया जाए अपने पास, रिपेलेंट्स लगाए जाए, मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरह जो है वो बाकी भी पानी भी घरों में ना खड़ा होने दिया जाए, और उसकी कहाँ पे पानी जो है वो ना खड़ा होने दिया जाए। मैक्सिमम ये इसके लिए तो 2 चम्मच पानी काफी है। अगर किसी जगह खड़ा हो, जो एसी की आपकी जो बाहर जो पानी ड्रॉप हो रहा होता है वो भी हो सकता है, एयर कूलर का पानी हो सकता है, फ्रिज की ट्रे हो सकती है। मैं कह रही थी ना, क्योंकि कूलर भी आजकल चल रहा है, टायर्स भी पड़े हुए होते हैं, कोई जगह भी। लिहाजा हमारी घर वालों को भी सारी चीजें देखनी चाहिए कि कहीं पानी को खड़ा ना होने। बिल्कुल ऐसे ही घर में जितना भी जायद पानी खड़ा हुआ है या किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में है, तो उसको ना ही वहाँ पर खड़ा होने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा सर, कुछ दिनों से खबरें भी आ रही थी, स्टार्ट हुई थी कि स्प्रे नहीं हो रहा, डेंगू स्प्रे। डेंगू स्प्रे की उसकी SOPs है,
SOPs उसकी बुकलेट है बाकायदा, उसको भी हमारे सेक्रेटरी साहबा मैडम ने कहा है कि जी इसको रिवाइज करें। अगर कोई नई ज़रूरत है, कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, उसकी भी कमेटी बन गई है, उसकी भी रिवीजन हो रही है। स्प्रे का बाकायदा एक प्रोसीजर है, एक SOPs है कि स्प्रे कब करना है, या तो हमें अडल्ट मॉस्कीटो मिले या उसके साथ जो है वो मिले तो उस वक्त स्प्रे करना है, फॉगिंग करनी है। बाकी जो इंडोर स्प्रे होता है IRS, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम जो भी पॉजिटिव केस आता है उसके 48 हाउसेस के ऊपर हम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो पब्लिक चाह रही है कि धुआं हो और मशीनें मोटर बाइक के ऊपर जो हैंड कैरी फॉगर्स उठाए हुए हैं और माउंटेड व्हीकल फॉगर्स वो अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो उल्टा नुकसानदेह है, माहौल को और ज्यादा पॉल्यूट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा सर, हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, जो अपने तहत ही उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए होते हैं डेंगू मुहिम के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, तो क्या वो अपने तहत भी एहतियाती तदबीर करती हैं, कोई इस तरह के जो है वो सोल्यूशन करती हैं, या स्प्रेज करना या टीम बनाकर भेजना कि वो चेक करें कि वहाँ पर किस तरह लोग एहतियात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से? वो तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिसमें सारे लोकल गवर्नमेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ये हम इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा। और हम सारे उनकी SOPs हैं कि किस महकमे ने क्या काम करने हैं, ये सारे जो है 26 डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, और वो पूरा अपने तौर पे SOPs के तौर पे अभी पूरे फुल्ली फंक्शनल है और वो काम कर रहे हैं। और बाकी ये जो NGOs या ये जो आप बता रहे हैं तो अपने तौर पे लोग कोई बता रहे हो तो बता रहे हैं, लेकिन हमारे महकमे से ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा। हम खुद हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो खुद भी अपना मीडिया कैंपेन चला रहे हैं लोगों को बताने के लिए। टीवी के ऊपर भी आपने देखी होंगी तो वो भी चल रही होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से, सेक्रेटरी साहबा की तरफ से भी ये चल रही होती है। अभी शहर में फ्लेयर्स वगैरह और सारे बोर्ड्स वगैरह लगा दिए गए हैं? वो लगा तो रहे हैं, हम लगा रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं, लेकिन ये कि टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि अपने घरों में सफाई का ख्याल रखें, पानी ना खड़ा होने दें, अपनी एहतियात भी करें, ये सारे मैसेज हम दे रहे हैं। तो सर, डेंगू के सीजन से कितनी देर पहले ही उसको मतलब उसे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती है? तो शुरू है। हाँ। हमारी कितनी देर पहले मैं पूछना चाह रही हूँ? अभी से शुरू है तैयारी, अब फुल ब्लूम पे है हमारी तैयारी में, अब कोई कमी नहीं है। हम डेली इसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, इवन पंजाब पूरे की एक्टिविटी डेली मॉनिटर हो रही है। शाम को हम मैडम सेक्रेटरी साहबा को डेली 6 बजे रिपोर्ट करते हैं कि पूरे पंजाब में क्या एक्टिविटी हुई, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कोई नया केस रिपोर्ट हुआ, कहाँ कोई लार्वा मिला, कितनी जगह चेक की गई, किसने की, उसका पूरा हम डेली सर्वेलेंस, हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। अच्छा, मतलब अगर डेंगू सीजन आ भी जाएगा तो हम आ भी जाएगा, उस रोकता तो नहीं, उसने आना है और हमने रोकना है, डेंगू को रोकना, हम तैयार हैं। लेकिन सर, इस दफा आप क्या कहेंगे कि इस दफा कितने चांसेस हैं, मतलब इस सीजन में डेंगू के केसेस ज्यादा बढ़ने में? चांसेस अगर कंपैरिजन किया जाए 2019, 20 और 21 का, तीनों सालों का, तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ केसेस इस दफा भी ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि 2019, 2020 में तो कोरोना था, एपिडेमिक था, कुछ सर्वेलेंस भी नहीं हो सकी, लोग उधर बिजी थे, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे। अगर लेकिन हम आमतौर पर आजकल हम 2019 को कंपेयर करें 2021 से, ठीक है, तो ये जून है, तो जून 2019 में नंबर ऑफ केसेस थे 26, ठीक है, तो अभी जो है वो नंबर ऑफ केसेस है 50। अच्छा, 50 पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो 26 थे जून तक 2019 में, तो अभी जो जून है 21, इसमें 50 केसेस है, तो नंबर ऑफ केसेस नियर टू डबल है। लेकिन यह कि हमारी सर्वेलेंस, इसको सर्वेलेंस की बेहतरी भी कह सकते हैं कि हम केस देख रहे हैं, हमारी टीमें डिटेक्ट कर रही हैं, हमारी लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो ये हम केस देख रहे हैं और उनको लार्वा जहाँ जहाँ से मिल रहा है उसको अभी से हम खत्म कर रहे हैं। तो सर, अगर किस तरह लोग आपसे राब्ता करते हैं, मतलब अगर उनको पता चले कि उनके इर्द गिर्द कोई लार्वा मौजूद है? नहीं, ये तो पोर्टल मौजूद है, कंप्लेंट मौजूद है, कंप्लेंट सेल होता है, तो उसके ऊपर कंप्लेंट आती है। इवन स्पेशल ब्रांच, वो भी जो है पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है वो भी डेंगू में इन्वॉल्व है, वो भी ये हॉट स्पॉट्स और ये सारी चीजें देखती हैं, सारे केसेस, हर चीज वो रिपोर्ट करती है कि इस जगह पे जो है वो सर्वेलेंस हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है। तो जब कोई कंप्लेन करता है तो आपकी टीम जो है बिल्कुल जाती है, कितनी देर में पहुंच जाती है? कितनी देर में, तो ये है कि हमारे विद इन 6 आवर्स जो है वो हमारी टीम में पहुंच जाती है। अच्छा,
6 आवर्स में हमारी जो टीम है वो पहुंच जाती है। बल्कि इससे जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात वो कहीं मसरूफ होती है या दूर होती है या कोई उस तरह मैनेज करने में, लेकिन हमारी टीमें फुली एक्टिव हैं और लोगों को बाकायदा UN नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है हम कितनी देर में, मतलब कितने सालों में इससे मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं डेंगू से? छुटकारा तो जो अब इस वक्त दुनिया के 150 मुल्कों में ये है, और जो है वो डेंगू डे भी सारे मना रहे हैं, तो वर्ल्ड डेंगू डे के लिए भी हमने रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट की हुई है UN लेवल के फोरम के ऊपर। तो ये है कि छुटकारा तो अभी कोई ना कोई इक्का केस आते तो रहेंगे, मुकम्मल अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, जल्दी हो जाए, अल्लाह करे इसी साल हो जाए, लेकिन ये जब तक पूरी दुनिया जो 150 कंट्रीज़ में है, जब तक उधर से ख़त्म नहीं होगा तो किसी एक मुल्क में भी हो तो सकता है, लेकिन अल्लाह करेगा हम इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दूसरा सर मुझे बताइएगा, अगर एक कोरोना का पेशेंट है, अगर उसको डेंगू हो जाता है तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो कितना? देखिए ना, जब कोमॉर्बिडिटी होती है और कोरोना ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम की हुई होती है, पहले इम्यूनिटी होती कम है, फिर कोरोना ने मजीद कम होती है की कर देता है, फिर उसके बाद अगर जब डेंगू आ जाता है तो उससे और कम हो जाती है। तो अब हमारा बॉडी डिफेंस नहीं तो हमें सर्वाइवल पे लेके जाना है ना। लेकिन यह है कि कोई नहीं, हमारे पास ट्रीटमेंट भी और हमारे पास DAG भी है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, जो क्लिनिकल केसेस को देखता है, जिसकी चेयरमैन मैडम डॉक्टर सोबिया है। सर हमने उनको बहुत दफा बुलाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो आते नहीं है, पता नहीं क्या किस चीज का डर है। बस नहीं बाकायदा हमारा मसरूफ बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, वो डॉक्टर सोमिया जो है वो हमें इस क्लिनिकल साइड के ऊपर पूरा बोर्ड है, पूरा उनका ऑफिस है, उन्होंने हमारे साथ जाके सारे डिवीजन में जाके ट्रेनिंग्स कराई हैं, खुद भी गई हैं। और जी काफी दफा आ भी चुकी हैं यहाँ पर। कोरोना के बारे में हमने बात की है, लेकिन डेंगू पे जब हम बात करने के लिए बुलाते हैं आते ही नहीं है कोई। चलो मैं जो आया बैठा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, हमें एक्सपर्ट एडवाइजरी जो भी हम केस भेजते हैं उसका हमें वो फौरन रिस्पांस करती हैं, उसकी बाकायदा मीटिंग होती है, उसमें सारे केसेस डिस्कस होते हैं, जो डेथ्स होती है केस की उसकी वो सारी वर्बल ऑटोप्सी करती है, पूरा क्लिनिकल ऑटोप्सी होती है, तो वो सारी रिपोर्ट शी इज चेयरमैन और शी इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल ऐसे है सर, उम्मीद करते हैं कि अगली दफा जब उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ हमारे तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हैं इंसदाद डेंगू मुहिम पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और आपसे भी जनाब यही दरख्वास्त है कि जहाँ पर हम कोरोना से निपट रहे हैं वहीं पर हम लोगों ने डेंगू से भी निपट। जनाब मजीद बात भी आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागल लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं उस वायरस की जो हमारी नस्लों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है, और वो वायरस है मनशियात का, जिसका रुझान तेजी के साथ फैल रहा है। और पाकिस्तान भर की अगर बात की जाए तो नशे के आदी अफराद की तादाद 1 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। और अगर लाहौर शहर की ही बात की जाए तो शहर में मनशियात का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है, और शहर की सड़कें और फुटपाथ नशेयों की आमाजगाह बनती जा रही है। दुख की जनाब बात यह है कि मनशियात के आदी अफराद में अब खवातीन भी शामिल हो चुकी है। नशे की लानत यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यहाँ तक कि स्कूल्स तक पहुंच चुकी है। ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी की रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि खवातीन न सिर्फ मनशियात का इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि सरेआम नशा फरोख्त भी करती नजर आती हैं। लाहौर के 100 से ज्यादा मकामात पर नशइयों के डेरे हैं। शहर का नशइयों से पाक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर पुलिस शाहराहों, सड़कों और फुटपाथों पर पड़े अफराद को जिले इंतजामिया के बहाली सेंटर्स में मुंतकिल करेगी। शहर को नशेयों से पाक करने की बात तो की जाती है, लेकिन शहर को नशे से पाक करने के हवाले से इकदाम नहीं किए जाते। आखिर वो जड़ क्यों नहीं काटी जाती जिसकी वजह से नशेयों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती जा रही है? नशे की सप्लाई लाइंस क्यों नहीं काटी जाती? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट हैं इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब। से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हमने देखा कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर लाहौर में नशइयों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और उनको पकड़कर पुलिस जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मुंतकिल कर रही है। तो हमने ये तो देखा है कि प्राइवेट सतह पर तो ये सेंटर्स मौजूद हैं, क्या सरकारी सतह पर मौजूद हैं ये सेंटर्स? बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा आपने जो भी रिपोर्ट का जिक्र किया है, ये भी हमारी ही रिपोर्ट है। हाँ जी।
और मैं कहता हूँ देर है दुरुस्त है। अच्छा। चले किसी न किसी काम का आगाज़ हुआ चाहता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब करें, चाहे हमारा लाहौर हाई कोर्ट करे। मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि जो अदालत में केसेस हैं उनकी डायरेक्शन पे ये काम शुरू हुआ है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो यकीनन मुल्क के सरबराह हैं, वो भी इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में, लेकिन सवाल ये है कि हमारी पॉलिसीज़ हमारे प्रोग्राम उस वक्त बनते हैं जब पानी सरसों पर चला जाता है, नहीं गुजर जाता है, सैलाब बन के हर चीज़ को बहा ले जाता है। ठीक है। मैं कई सालों से ये कह रहा था कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाए काम। अब मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं। ठीक है। और हमारे कमिश्नर लाहौर बड़े एक्टिव, और CCPO लाहौर, और फिर दीगर अदारे। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी हाईलाइट नहीं करूँगा। अच्छा। ये 26 जून को कमिश्नर लाहौर जो हैं वो हाईलाइट करेंगे हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूँ। और बहुत सी चीज़ें जो मैंने कही हैं और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उन पे काम होने जा रहा है। अच्छा। और लाहौरिये ये खुशखबरी सुनेंगे, बड़े अरसे से हम भी शो डालते थे। लाहौर में 300 से 350 बेड का इमीडिएटली हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। ठीक है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं जहां 100 बेड एलोकेट किए जा रहे हैं। ओके। यकदम। और 3-4 हॉस्पिटल होंगे। और हुकूमत भी सीरियस हो गई है कि वाकई आने वाला जो फ्यूचर है इसको किस तरह हमने सिक्योर करना है, बचाना है नई नस्ल को। और इसके साथ साथ बहुत से दीगर अदारे जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा कमिश्नर लाहौर तो उसको मेन अब लीड कर रहे हैं ना, कि किस तरीके से इसको, और साथ CCPO है। एक मैकेनिज्म तय किया जा रहा है कि किस तरह हमने पहले मरहले में जो रोड्स, बाग और पार्क हैं, 120 मकाम आते हैं, वहाँ से ड्रग एडिक्ट्स को रिमूव करना है। बेसिकली इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि ये जो ड्रग एडिक्ट है, जब क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है वो मरीज कहलाता है। ठीक है। उसको आपने एज ए मरीज के तौर पे ट्रीट करना है। ये नहीं आपने उस पर डंडा चला के उसको एक तरफ से उस तरफ कर देना। ये भी हमने वो सारी चीज़ें इनको किस तरह रिमूव करना है। अच्छा। मेरी जो शुरू से ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि लाहौर की सड़कों, बागों, पार्कों में 3 कैटेगरी के ड्रग एडिक्ट्स हैं। एक क्लास के वो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो क्रॉनिक हैं, जिनकी टांगे स्वेलिंग है, इंजेक्शन लगा के, बाजू स्वेलिंग है, जिनके ए से लेके बहुत से ज्यादा, उनकी रिकवरी के चांसेस नहीं है। अच्छा। सेकंड वो हैं जो B कैटेगरी के हैं, जिन्होंने 4-5 साल नशा शुरू किया। अच्छा। फिर वो इलाज भी करवाया, रिलैप्स हुए। हाँ। फिर सड़कों पे आ गए। और तीसरे नंबर पे वो हैं कि जो यकदम सड़कों पे आ गए हैं। ये 2 कैटेगरी को मेरा ख्याल है हम पहले मरहले में रेस्क्यू करने का प्रोग्राम है। जब उनको ये 2 सेकंड और थर्ड जो रेस्क्यू जब कर लेंगे, इनको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। पहला मरहला है ट्रीटमेंट का। ठीक है। जब ट्रीटमेंट का प्रोसेस 1 महीने का वो क्राइटेरिया तय हो रहा है, 1 महीने, 1.5 महीना, जितने भी हम रखते हैं, उसके बाद फिर इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो रिहैब सेंटर है, काउंसलिंग के प्रोग्राम, उसमें शामिल करेंगे। यकदम इनको बाहर नहीं लेके आएंगे। फिर एक और मेरा प्रोग्राम है जो मैंने गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसी दौरान गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या हम जो इदारे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो उन लोगों के, उन बच्चों के वालिदैन से राब्ता कायम करेंगे कि हमने आपका बच्चा ठीक कर दिया। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप भी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हों। तो यकीनन मैं ये बात जिस तरह पहले बार बार जोर देता हूँ कि जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी। बेशक। क्योंकि आबादी का फ्लो, देखें बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। हम तो उस दिन की नहीं प्लानिंग करते कि जिस हम सुबह से शाम हमने गुजारना होता है, हम उसकी भी नहीं करते। 2025 या 2030, आज जो बच्चे 10 साल के हैं या 11 साल के हैं, 2025 में 16 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे। क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है हम ये प्लानिंग बनाएं कि जनाब 2025-26 में जो बच्चा बड़ा होगा वो किस तरह, क्या वो ड्रग एडिक्ट बनेगा या वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारेगा। हमने वो चीज़ें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आगे बढ़ानी है कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल, आज का जो 10-11 साल का बच्चा है वो जब ग्रोन अप होगा उसको वो हालात ना मिले जो माजी में जो आज हम देख रहे हैं। ये वो असल चीज़ है। और उसमें मैं समझता हूँ कि क्रेडिट सबको जाता है, चाहे एक स्टेप किसी ने उठाया, चाहे 2 उठाए या 3 उठाए। तो हमारा तो काम ही यही था कि चीज़ों को हाईलाइट करना। और सबसे बड़ा मैं एक और बात बताता हूँ
कि जिस चीज़ पे मैं जोर दे रहा हूँ वो ये है सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं है कि हम वक्ती तौर पे चीज़ों को नो हम चाहते हैं ये चीज़ें रेगुलर बेस पे चले। ये नहीं कि आज हमने 100 बेड का बना दिया एक हॉस्पिटल, उसके बाद पता ही नो। हम ये चाहते हैं मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल जो एवोल्यूशन का सिस्टम वो भी उस पर भी काम चलेगा। और ये देखें आप आने वाली फ्यूचर को प्रॉपर टीम्स बनाई जाएंगी इसके हवाले से। इसके लिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है। और उसका ऐलान जो है 26 जून जो इंटरनेशनल डे ड्रग्स का है उसमें कमिश्नर लाहौर उसका ऐलान करेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होने आगे जा रहा है। मतलब हमारे लिए खुशखबरियाँ आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुशखबरी है। और उसमें क्रेडिट मेरा ख्याल सबको है। मेरी तो एक कोशिश थी, एक स्ट्रगल थी जो मैं बार बार कर रहा था और उसका एंड रिजल्ट जो है किसी न किसी शक्ल में निकल। लेकिन ये नहीं हमें खामोश होना चाहिए कि देखें इसमें 2 सेकंड टर्म फेस क्या हम फेस करेंगे। ये तो अभी हम सड़कों की बात कर रहे हैं ना कि सड़कों पे जो लोग हैं सेकंड फेज वो आएगा जो घरों में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से ऐसे एलीट फार्म हाउसेस में बहुत से लोग हैं जहां से ये चीजें निकलती हैं। एक प्रेशर बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने अब रिहेबिलिटेशन सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर एस्टेब्लिश कर दिए हैं। वो एक प्रेशर बढ़ेगा, वालिदैन के अंदर भी डर और खौफ खत्म होगा। ठीक है जी, बच्चे को लेके जाए इलाज के लिए, वो हमें दूसरा एक प्रेशर फेस करना पड़ेगा। एक तो हमने सड़कों बागों पार्कों से रिमूव करना है, दूसरा जो घरों के अंदर नशा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। नहीं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं। अच्छा। देखिए क्रैकडाउन किसी के खिलाफ नहीं है, क्रैकडाउन का वर्ड ही बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्रैकडाउन का वर्ड ही बहुत गलत है। क्रैकडाउन नहीं होगा। मैंने जिस तरह पहले कहा ये मरीज हैं, इनको हमने एज ए मरीज के तौर पे ट्रीट करना है। हमने इन पे डंडा नहीं चलाना कि एक चौक से दूसरे चौक पे चले जाओ, मेरे एरिया में नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, आप दूसरे एरिया में नहीं। अब देखें हमने पुलिस को भी रिक्वेस्ट की है, CCPO खुद साथ हैं, इस हर चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन में जब इनको रखा जाएगा तो कितनी देर में इनका जो ये प्रोसेस है पूरा हो जाएगा और क्या वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, मनशियात से पाक हो जाएंगे? देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ट्रीटमेंट के वो तो कोई नहीं फॉलो करता। इंटरनेशनल चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट के वो है 6 महीने आप इसका इलाज करें और 1 साल काउंसलिंग इसकी करें ऑन रेगुलर बेसिस पे। तो जारी बात हमारे पास रिहैब सेंटर में रख कर ही नहीं, आप रिहैब सेंटर में जाएं या घर जाएं, लेकिन एक जो थिंकिंग होती है ड्रग एडिक्ट्स की वो ये होती है कि मैं जब कंट्रोल ट्रीटमेंट इज ए कंट्रोल एरिया, मैं उस कंट्रोल एरिया से बाहर चला जाऊं तो फिर मैं आजाद हूं। बहुत से 90% लोग काउंसलिंग के लिए नहीं आते। हमने इस चीज को भी क्या इंश्योर करना है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। फैमिली के एटीट्यूड को चेंज करना है, फैमिली के बिहेवियर को चेंज करना है, सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करना है कि ये गवर्नमेंट की नहीं जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी। बच्चा आपका है और आंखें आप मुझे दिखा रहे हैं, आपको भी रखनी चाहिए। आंखें आप हमें दिखा रहे हैं कि जनाब इसका कुछ करें। सवाल सिर्फ ये है कि बहुत से सर पेशेंट ऐसे भी हमने देखे हैं वो रिहैब सेंटर जाते हैं, 3-4 माह रहते हैं, ठीक हो के दोबारा से आते हैं और मुनशियात के आदी दोबारा बन जाते हैं। उसमें देखिए बहुत सी चीजें शामिल हैं। जो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो यही है, दिस इज ए क्रोनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा। और मैनेज कर जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं, जब क्रोनिक एडिक्ट बंदा बन जाता है तो वापसी का रिकवरी का रास्ता स्लो है। तो उसमें पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, ना कि वो लोगों पे जिम्मेदारी डाले कि जनाब वो अदारा नहीं कर रहा काम। देखें अगर अदारे काम नहीं करते या करना शुरू हो गए हैं तो हमें फिर भी उनको जिम्मेदार, इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ उनको ना हमने आगाह करते रहना चाहिए कि यार आपकी जिम्मेदारी। देखें अब एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है, 3 साल तो गवर्नमेंट को हो गए ना, चौथा साल शुरू हो चुका है। कितने प्रोग्रामों में मैंने आके कहा है, कितनी बार मैंने दबे अल्फाजों में बातें की हैं। तो ये देखें जिसको क्रेडिट जाता है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है। मैं असल अगर आप बातों की तरफ लेके जाएंगे ना तो ये लाहौर हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है, जिनके पास केस है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर इनके जो एडिक्ट हैं उनके हवाले से तो इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे सप्लाई लाइन है उसको क्यों नहीं काटा जा रहा? अगर वो कट जाएगी तो ऑब्वियसली आगे डिमांड भी कम हो जाएगी। उन पे क्यों नहीं हाथ डाला जाता? मेरा जो काम है ना ज्यादा वो है प्रिवेंशन पे, सप्लाई पे मैं कोऑर्डिनेशन जरूर करता हूँ। मैं अगर आपको एंटी नारकोटिक्स 4 जो है एक बड़ा अदारा है, मैं उसके जो फिगर आपको बता दूं, कोविड में भी इतने हजार उन्होंने पकड़ी और अभी भी बात चीजें ऐसी है वो रोजाना पकड़ते हैं। हमारे आउटगोइंग जितने भी रास्ते हैं
एयरपोर्ट्स हैं, ये हमारी जो पोर्ट्स हैं, हर जगह पे पकड़ रहे हैं। लाहौर से बहुत जाती है, वहाँ पकड़ते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। उसकी वजह भी है, पुलिस भी पकड़ रही है। इस कैंपेन के नतीजे में 2-3 साल में रिकवरी बहुत ज़्यादा हुई है। देखें, आप आइस को बंद कर देंगे, हीरोइन को बंद कर देंगे, चर्च को बंद कर देंगे, आप क्या कहते हैं LSD टैबलेट को कंट्रोल कर लेंगे, क्या आप मुझे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को कंट्रोल करते नजर आएंगे जो ये मिल रही है आपको स्टोर से? ये है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम। अच्छा। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अब अगर एक सड़क, बाग और पार्क में बैठा है एक नौजवान, वो 6 इंजेक्शन लगा रहा है, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लगा रहा है, उसके बाद वो ड्रग दूसरी हीरोइन की तरफ आता है। अगर घरों में देखें, अब तो बच्चे घरों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, बच्चियां और बच्चे। तो कहने का मकसद ये है कि हर अदारे को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। ये जो ड्रग्स हैं, ये इनका आपस में जिंदगी के साथ चोली दामन का साथ है, ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं अगर आपके प्रोग्राम में सर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके एडिक्ट हो गए हैं, हमें नजर आते हैं जगह जगह पे पड़े हुए लोग। तो लाहौर में अमूमन मनशियात कहाँ से सप्लाई की जाती हैं? देखें, इसके बारे में तो बात चीजें ऐसी है, मैं वो सप्लाई जरूर है, डिमांड है तो सप्लाई है, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो सप्लाई जो है आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब मतलब पहले जो इंपोर्ट होती थी नहीं, देखें, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाकया है, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2400-2300 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है। वो अभी हमारी पाक आर्मी को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने उस पर फेंस लगानी शुरू की है कि 3 तरीके से ना टेररिज्म के जरिए लोग अंदर आ सके, और दूसरा बड़ा ड्रग्स ना पाकिस्तान में अंदर आ सके। अब देखें, उसके जरिए तो अब कंट्रोल, अब अफगानिस्तान दुनिया की 60% जो ड्रग दुनिया को सप्लाई कर रहा है, और उसमें 60% पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तानी से पाइपलाइन के तौर पे, और बाकी तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान से, और उसके बाद जो पेरो है वो दुनिया की 80% कोकीन जो है पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। सप्लाई होती है, लेकिन क्या आपको लगता है जो हमारी जो पुलिस है वो सप्लाई लाइन को रोकने में नाकाम है? नहीं, मैं नहीं ये कह सकता, मैं अभी नहीं, मैं नहीं ये कह सकता कि आप मेरी बात पे हंस रही हैं, मैं नहीं ये कहता। मैं कहता हूं कि इस दौरान जो पुलिस की क्रेडिबिलिटी देखें, कि पुलिस ने कितने वो केसेस और कितनी रिकवरी की है, वो भी इस कैंपेन की वजह से है, मीडिया की वजह से सारी चीजें सामने आई हैं। नहीं तो अदरवाइज यही जो उन्होंने वो ना पकड़ते। 6 माह की रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें सिर्फ जो मनशियात फरोश हैं उनके खिलाफ सिर्फ 250 मुकदमात हुए हैं, लेकिन नशई जो है वो बहुत ज्यादा पकड़े गए हैं। नशई नहीं पकड़े गए, आपको कौन कहता है नशई पकड़े गए? नशई देखे, जब आप नशई को पकड़ के लेके जाते हैं, तो जेल वाले किसी न किसी तरीके से मीटिंग में ये किस्सा उठाते हैं कि जी आपने तो ड्रग एडिक्ट हमारे पास भेज दिए। तो सवाल सिर्फ ये है, वो तो मरीज हैं, वो मरीज हैं, हमने उनको मरीज के साथ ट्रीट करना है, और जो सप्लायर हैं उनको कानून के मुताबिक डील करना है। और वो ANF और पुलिस और दीगर अदारे मैं समझता हूँ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि काम ज्यादा काम करने की जरूरत है। पुलिस की बात हो ही रही है, कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि महकमा पुलिस के में ड्रग के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, टेस्ट हुए हैं, उस हवाले से हमें बताइएगा उसकी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी और ये क्यों लिए गए? गालबन पिछले हफ्ते मैंने भी पढ़ा था कि हमारे IG पंजाब ने एक मरासला जारी किया है कि पुलिस के में भी टेस्टिंग का एक निज़ाम शुरू किया जा रहा है। अच्छा। और उस सिलसिले में लाहौर के साथ ही एक ज़िला है कसूर, कल की एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी कि कसूर में 50 टेस्ट लिए गए हैं पुलिस के लोगों के, और उसमें 30 के पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। अब मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है। मैं कई सालों से ये कोशिश में था कि पब्लिक के साथ साथ सरकारी इदारों में, वो पुलिस नहीं है, वो जेल खाना जात हो, पुलिस हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, हायर एजुकेशन हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपको टेस्ट लाजमी करार देना चाहिए। क्योंकि मैं तो फील्ड में काम करता हूँ, मुझे तो सारी बेसिकली जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं तो वो मरीज कहलाता है। अच्छा। अब चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में हो, आप उनका जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद जिम्मेदारी इदारे की बनती है या उसकी बनती है कि वो ट्रीटमेंट और रिहैब की तरफ जाए। आप उसे 3 महीने का 4 महीने का ट्रीटमेंट और रिहैब मुकम्मल करवाए और दोबारा उसको माशरे का वो देखें। जो एक एडिक्ट होता है ना, वो भी अपने दिल में कई बार ख्याल करता है कि यार मैं नशे को छोड़ दूं, ये मेरी जिंदगी में पता नहीं किस तरह उसको मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। अगर एक अच्छा आदमी जो ये समझता है मैं सरकारी ओहदे पे भी हूँ, लेकिन वो उसके अंदर शेम और गिल्टी का अंसर हर वक्त मौजूद रहता है, हमें उसको मरीज के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। चाहे वो पुलिस में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। पंजाब पुलिस की टोटल पॉपुलेशन देख लें, अगर आप टेस्ट करवाएं, जेल खाना जात का टेस्ट करवा लें, दीगर इदारों में जितने भी
सबसे ज्यादा जो एडिक्शन होगी वो आपको स्वीपर में नजर आएगी, क्लरिकल स्टाफ में आएगी, पीएन में नजर आएगी, आप सिक्योरिटी गार्ड में इवन आप उनका भी टेस्ट करवाएं, सबका एक मरहलावार प्रोग्राम बनाएं और उसको हमें मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, चीजों को चैनलाइज करें। देखें यही एविडेंस बेस्ड चीजें हैं जो हम सामने लेके आना चाहते हैं। अगर वो चीजें ना आती तो कल भी कई लोगों ने मुझे फोन किया कि जनाब ये खबरें चल रही हैं। मैंने कहा जी देखे एक अच्छा कदम है, अब हम इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक जगह से हुए हैं, अब दूसरी जगह पे अब देखें ना। एक और मैं यहाँ टिप्स देना चाहता हूँ कि जो कांस्टेबरी होती है, जहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है, 12-13 हज़ार लोग होते हैं, आप वहाँ से टेस्ट का आगाज़ कर लें। आप मुख्तलिफ एक एरियाज को डिफाइन कर लें, जी हमने यहाँ से टेस्ट करने हैं और अगर टेस्ट हो रहे हैं उन रिपोर्ट्स को आप अंडर कॉन्फिडेंशियल रखें, आप हाईलाइट ना करें। हाईलाइट जब होती हैं चीजें तो फिर खराब होते हैं। जब वो रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं, मरहलावार प्रोग्राम के जरिए उनका भी इलाज करवाएं, उनकी काउंसलिंग करवाएं। आखिर जारी बात वो भी किसी फैमिली के सरबराह होंगे, किसी खानदान के साथ उनका भी ताल्लुक होगा, वो भी इंसान होंगे। तो ये चीजें हैं, सारी जिनको हमें बेहतर करनी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ये मनशियात के हवाले से। सैयद जुल्फिकार अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट हैं इंसदादे मुनशियात मुहिम के। सर बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर आए हैं। और ये जो नशा है ये हमारे माशरे में मतलब ये एक लानत बन चुकी है और ये जड़ें अपनी पकड़ती जा रही है। तो इसमें हुकूमत के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो उठानी पड़ेगी और इससे मुकाबला करके इससे छुटकारा हासिल करना। मजीद भी आपसे बात करेंगे जनाब, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आपको पता है कि मौसम जैसे ही तब्दील होता है तो हमारा पहनने ओढ़ने का, सोने जागने की पूरी हमारी एक रूटीन जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। और आगे गर्मी भी आने वाली है और गर्मी में आपको पता है कि लॉन का सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी में लॉन पहनना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे ख्याल से एक समझा जाता है। और लॉन के हिसाब से क्या फैशन चल रहा है आजकल, पेस्टल कलर्स चल रहे हैं, न्यू कट्स चल रहे हैं और जिसको भी देख रहे हैं वो बस फैशन इंडस्ट्री में घुसा हुआ है ये कह सकते हैं। यहाँ पर इतने खूबसूरत प्रिंट्स आ चुके हैं, लॉन के कलर्स और कॉम्बिनेशन समझ लें, मतलब हर चीज़ आजकल चल रही है। और इसी कन्फ्यूजन को मेरे ख्याल से हम लोगों ने दूर करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह का कलर जो है वो गर्मियों में पहने, कौन सा जो है वो कपड़ा जो है वो पहने, और अगर कोई इवेंट आ रहा है तो उसके हवाले से उनको किस तरह की तैयारियाँ करनी चाहिए। तो हमने सोचा कि आपकी जो कन्फ्यूजन है इसको दूर किया जाए। तो हमने आज फैशन डिज़ाइनर्स अपने प्रोग्राम में मदू कर लिए हैं जो हस्बैंड वाइफ भी हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी इस जर्नी के हवाले से। हमारे साथ फादी एंड ईमान मौजूद हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और फैशन डिज़ाइनर। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप दोनों? सब अच्छा, सब अच्छा चल रहा है, फुल टाइम अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे आप बताइए कि कब से स्टार्ट किया या ये जो लाइन है फैशन इंडस्ट्री की, कितने साल हो गए? मेरा स्टार्ट जो है 2009 से है। अच्छा 2007, 8, 9 में दिल्ली से पढ़ रहा था। उसके बाद फिर अपना एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च किया और फिर शादी हो गई। फिर पहले फादी के नेम से था टोटली। अच्छा। और फिर ईमान साथ जुड़ी तो फादी एंड ईमान हमने कर दिया। ठीक है। और उसी को लेकर मतलब आप पहले शादी से पहले अकेले कर रहे थे? अकेला ही काम कर रहा था। अच्छा ठीक है। और ईमान आप क्या कर रही थी शादी से पहले? शादी से पहले कुछ भी नहीं कर रही थी, सैरें कर रही थी। फिर एकदम से ख्याल आया, मेरे में ज्यादा गॉड गिफ्टेड था। अच्छा फैशन का या कलर्स के साथ आप मिक्स एंड मैच, कलर के साथ खेलना। अच्छा तो वही मेरा वो शौक भी बन गया और दिल किया कुछ करूं। सो दैट्स व्हाई अपने अब्बू से बात की, उन्होंने कहा यू जस्ट गो अहेड। मैंने किया और एक छोटी लिमिटेड कलेक्शन मैंने बनाई जो मैंने दुबई में अपने सर्कल में, दुबई में अपनी फ्रेंड्स में, और उस वक्त मैंने अर्निंग नहीं की थी बट मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। अच्छा और फिर शादी के बाद फिर आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना किसी और के लिए काम करना है या अलग अलग काम करना है, एक साथ ही काम कर लें। और मजे की बात यह है कि जब मेरी शादी होके आई तो इनके पास भी ऑलरेडी एक बुकिंग थी आउट ऑफ कंट्री की, मेरे पास भी थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इसको ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहा था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए काम। ठीक है। तो फिर दोनों ने एक ही हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो कैसा लगा जब पहली दफा दोनों ने मिलकर काम किया? तो उस काम में कितनी जिद्दत आई?
बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं बनाता, कॉम्बिनेशन ईमान बहुत अच्छे कर लेती है। हाँ, मेरे अंदर अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, मैं कट लाइन बहुत अच्छी बना लेता हूँ, बहुत खूबसूरत बनती है मेरे से। ठीक है, वेस्टर्न के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो जब साथ ये मिली तो फिर थोड़ा और अच्छा हो गया। वो और भी अच्छा हो गया, मतलब आप कट्स पे चले गए और आप कॉम्बिनेशंस पे और कलर्स पे चले गए, और वो दोनों एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि बन गया। तो दोनों ही डिजाइनर हैं, दोनों ही मियाँ बीवी भी हैं, तो सपोर्ट भी तो करते होंगे फिर, मतलब लड़ाइयाँ भी होती होंगी फिर? लड़ाई नहीं है, नहीं कभी भी नहीं लड़ाई हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हमारी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल ही चल रहा है, आज तक लड़ाई नहीं हुई। फैशन को लेके आप कह रहे हो मैंने ये कट बनाना नहीं, है, इस पे भी नहीं हुई। हाँ, एक जगह पे जरूर बैठ जाती है, उसका काम पहले उसका पहले कर दें। अच्छा, इस बात वो क्लाइंट मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसका पहले कर दें, इसका बाद में। अच्छा, बस बट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा। अपना अपना काम बस करना है और अच्छे तरीके से दोनों का काम, चाहे इनका हो चाहे मेरा हो, लेकिन करना ही इकट्ठे ही है, उसको मैनेज कर। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है, दोनों अपना अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आजकल का जो फैशन है उसके बारे में मुझे बताइए ईमान, कि आगे गर्मी आने वाली है और गर्मियों में किस तरह का ट्रेंड आने वाला है? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमारी आवाम में ना अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा, और वेस्टर्न का टच बहुत आ गया। अगर लॉन भी पहननी है तो उसमें स्कर्ट्स में जाएंगी, पैनल्स में जाएंगी, लॉन्ग में जाएंगी, अवेयरनेस बहुत ज्यादा। आप अभी अपने ड्रेसेस भी देख लें, अपना भी और ईमान का। एग्जैक्टली, लॉन्ग में, पैनल्स में, जिसमें आप स्लिम भी नजर आओ, स्टाइलिश भी। हमारा एक्चुअली हमारे अंदर ना एक साइकी है कि जब हम कहीं जाएं तो हम सबसे खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, और ये राइट भी है, लेडीज का तो राइट भी है जी, हम सबसे बेस्ट नजर आए। सो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से वेस्टर्न का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब बहुत कम खवातीन है जो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत टिपिकल वो शलवारें कमीजें पहन रही है, लेकिन मेरे पास तो मोस्टली यही आता है, हम सुनते हैं पहले क्लाइंट को। मैं हर साल ये बात करती हूँ कि मैं पहले क्लाइंट को सुनती हूँ, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ये है, सो आप इसमें जाएं, ये पहने। तो वो जब पहनती हैं तो कहती हैं ऐसा क्या करती हैं कि हम इतने से हो जाते हैं, तो वो होती है हमारी स्पेशलिटी, हमारी कट लाइन। तो उसमें फिर फादी माशाल्लाह, वो भी मैं फादी से पूछना चाहूंगी कि कट्स आजकल क्या चल रहे हैं गर्मी को मद्देनजर रखते हुए? अच्छा, पहले लॉन्ग का ट्रेंड बहुत कम था हमारे पास मार्केट के अंदर। इस टाइम लॉन्ग आप खुद देख लें बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, हर ब्रांड में हम स्कर्ट और टॉप वो तो रूटीन में आता जाए लॉन के अंदर। पहले लॉन के अंदर नहीं आता, सिर्फ शिफॉन के अंदर होता था, अब तो लॉन के अंदर भी आप, अभी मैंने लास्ट बनाए हैं बिल्कुल लॉन के अंदर, उसके स्कर्ट्स बनी हुई हैं, साथ टॉप बने हुए हैं, और लाइट सी एम्बेलिशमेंट भी बनना शुरू हो गई। लॉन के ऊपर पहले नहीं होती थी, आप पहले कोई 10 साल उठा के दे रहे हैं, लॉन के ऊपर कभी एम्बेलिशमेंट नहीं होती। अब उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। कट्स किस तरह के हैं, मतलब एक फ्रॉक्स और सिर्फ स्कर्ट्स ही चल रहे हैं? पैनल चल रहे हैं, उसके बाद बॉक्स प्लीट्स चल रही हैं, और नॉट्स चल रही हैं, अंदर नेट ऐड हो रही है, टाई नॉट। आप लोगों का ज्यादा वेस्टर्न है? हाँ, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही है। अच्छा, तो जिस तरह आप कह रही हैं कि पहले कन्विंस करना पड़ता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे वो अपने दिमाग में बना कर आए होते हैं स्केच कि हमने इस तरह का ही कपड़ा जो है वो सूट करे या ना करे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि पता नहीं हमें सूट करेगा, कलर सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये भी नहीं सोचते। कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। समटाइम तो मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, समटाइम थोड़ा उनके साथ बहुत ज्यादा वो हमारी डिस्कशन रहती है, लेकिन मैं खामोश हो जाती हूँ, बिकॉज आप आए हो मेरे पास, मैंने आपको अंडरस्टैंड करना है, आप क्या चाह रहे हैं। फिर मैं कुछ उनकी सुन लेती हूँ, कुछ अपना इम्पैक्ट दे देती हूँ, वो दोनों का मिक्सचर, और वो उनको इतना खूबसूरत दिखा देता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इतना करम कर देते हैं कि वो फैन हो जाता है। अच्छा, कलर्स कौन कौन से ईमान आजकल चल रहे हैं? चूँकि आपको पता है अभी जिस तरह का सीजन स्टार्ट हो रहा है, गर्मी भी है, और इस तरह सबसे पहले तो लोग कहते हैं यार फैब्रिक बहुत पतला हो, स्मूथ हो, एग्जैक्टली, जिसमें गर्मी ना लगे, ब्रीथेबल हो। अभी कलर्स की जहाँ तक बात है तो पेस्टल्स आपको पता है, येलो, लाइम येलो बहुत ट्रेंडी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट तो हमारा फॉरएवर, आप समझ रहे हैं, वो तो चलता ही है। उसमें आजकल अच्छा लॉन में रेड भी बहुत ट्रेंडी हुआ है। अच्छा, जो भी आएगा रेडिश मरून, रेड दो ना, और स्कर्ट्स, शिफॉन स्कर्ट्स बहुत ट्रेंडी। अभी रिसेंटली हमारी एक अराइवल बनी है और बहुत फेमस हुई माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो अब जैसे पहले हम देख रहे थे कि बहुत सारा एक ट्रेंड आया था, नियोन कलर्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड आया था, क्या वो अब आजकल चल रहे हैं? ये फिर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अच्छा, क्या कोई कह के आता है, क्या सोच के आ रहा है अपने माइंड में, तो वो हम उसको थोड़ा सा आइडिया देके तो थोड़ा हम लोग कहते हैं कि यार उसमें भी चलो जो चल रहा है, और कुछ उसमें चलो जो आप चाह रहे हो। सो दैट्स व्हाई हम लोग दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए चलते जा रहे हैं। दूसरा फादी, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट
ख़वातीन होती हैं, जैसे हमारे घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं और कुछ लड़कियां होती हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं, कुछ थोड़ी हेल्दी होती हैं, तो उनको किस तरह के जो है वो कट्स पहनने चाहिए, मतलब अगर जो थोड़ी सी हेल्दी हैं वो थोड़ी स्लिम एंड स्मार्ट लगे? अच्छा, एक दौर होता था जब हम लोग चाहते थे कि यार हेल्दी है तो हेल्दी नजर आता था। अब बड़ा इजी हो गया, अब उसके अंदर पैनल हम ऐड कर लेते हैं, साइड एरिया जितना उसको डार्क शेड यूज कर लेते हैं, उसको स्लिम लुक दिखा लेते हैं। मतलब अब मुश्किल नहीं रहा अब फैशन के अंदर। अच्छा, आपको खुद देख लें कि कई लोगों के बाजू आपको पता है नॉर्मल नहीं होते, लेकिन अब आप उसकी सूटिंग पहनते हैं तो आपको बिल्कुल बॉडी फिट नजर आता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो अब वो इतना मुश्किल नहीं रहा। अब मुश्किल नहीं रहा, अब फैशन जो है वो बहुत ज्यादा, अब बहुत स्लिम लड़कियों की भी आप थोड़ा हेल्दी दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। और ईमान, कलर्स कितने डिपेंड करते हैं, मतलब अगर हेल्दी लड़की है तो उसको किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए? वो नेवी ब्लू वेयर करे, वो मैजेंडा के बहुत प्यारे शेड्स आए हुए हैं, प्लम के बहुत प्यारे आए हुए हैं। अच्छा, तो आप कलर्स के साथ भी उनको स्लिम दिखा सकते हैं। अच्छा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन है। आप उसमें डार्क में चले जाएं, डार्क मैरून, ब्लैक का यूटिलाइज कर लें, साइड पैनल्स में कर लें, किसी चीज में भी आप ऐड कर लें। और दिखाना तो स्लिम है। और जो स्लिम है वो क्या करें, वो किस तरह के फ्लोरल पहने, फ्लोरल पहने। अच्छा, और अगर हाँ एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं लाइक स्ट्राइप्स में आप चले, आप और स्लिम और स्किनी नजर ओके। अगर आपने हेल्दी नजर आना है, कुछ लड़कियां बहुत कॉन्शियस, यार मैं तो बहुत ही स्लिम हूँ, ऐसे लाइक हम कह रहे होते हैं यार तू तो पेशेंट लग रही है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। तो आप यूज करेंगे फ्लोरल प्रिंट, ठीक है, जिसमें आप बड़े वाले भी कर लें, छोटे फ्लावर भी यूज कर लें, उस तरह से भी करें। और एक और चीज भी आप कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी फ्लोरल कर लें और नीचे आके आप प्लेन शलवार कर लें, या दुपट्टा जो है वो प्लेन कर लें। और लॉन में आजकल मतलब क्या चल रहा है, प्रिंटेड चल रहे हैं, सॉलिड कलर चल रहे हैं, क्या चल रहा है? प्रिंटेड ही चल रहा है। एक और चीज भी बड़ी इन हुई है हमारे यहाँ, शॉर्ट शर्ट और खुले घेर वाली शलवार, मतलब वो जो एक पुराना ट्रेंड था वो दोबारा से रिवाइव हो रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं, मतलब वो चाहे शादियां हो, वो चाहे वैसे कोई ट्रेंड हो ना, वो दोबारा से रिवाइव होना। अच्छा, वैसे हम लोग पर्सनली बड़े खुश हुए हैं जब लॉन्ग का ट्रेंड हुआ है। अच्छा, इसमें हमें यूं लगता है कि एज ए पाकिस्तानी हमें ना, मतलब एक इसमें हमारी एक कवर्ड रहती है बॉडी, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप होता है ना कि आप खुद से बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो। मैं तो अपने अगर बिहाफ पे बात करूं तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल अच्छा, क्योंकि मैंने लॉन्ग पहना हुआ है। हम लोग को मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि कपड़े की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, 50-60 तक चली जाती है, तो आपको फैशन डिजाइन कुछ चीजें क्रिएट करने का आपको वो फैब्रिक का मार्जिन भी मिल जाता है, वो आपको भी खेलने का मजा आ जाता है डिजाइन के साथ, कलर्स के साथ। जितना आप टॉप में जाते हैं उतना यहीं पे टॉप खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, आप बहुत सारी चीजें ऐड ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही है, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, वो चाहे फ्रॉक्स हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, मतलब सारा कुछ ही मिक्स एंड मैच होकर चल रहा है। हाँ, मतलब सारा ही डिमांड में है। ये कैसे? बस हमारी एक साइकी है ना, हम देखते हैं यार वो बड़ी अच्छी लग रही है, वो पहनते हैं ना, हम भी अच्छे लगेंगे। तो लेकिन हमने अपने आप को अंडरस्टैंड भी तो करना है कि हमने हेल्दी नजर आना है, हमने स्लिम नजर। और दूसरा, आजकल एंगेजमेंट्स और निकाह का बहुत ज्यादा ये सीजन चल रहा है, क्योंकि बड़ी ईद के बाद ज्यादातर शादियां होती हैं। हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो उस में क्या करारा, शरारा, शॉर्ट शर्ट, अब तो ज्यादा माशाल्लाह बादशाही मस्जिद में निकाह हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत फ्लेरी हमारे पास हाई लो में भी चल रहे हैं गरारा। मैं आपको कलेक्शन अपनी दिखाऊं, अगर हमें पता होता तो हम अपना एक जरूर छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं। जरूर। उसमें हम बड़ा दुपट्टा और बड़ा जैसे वो मुगलिया, वो एक हमारा ट्रेडिशनल एक चल रहा होता था, वो हिस्टोरिकल वही इम्पैक्ट लेके तो हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, वही पाउच और वही चीजें जो कभी नानी दादी हमारी करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे भी हैं कि फादी, ये लास्ट ईयर की भी बात हो जाए तो तब भी यही था कि मतलब हमारी जो नानी दादियों या मदर्स के जो लहंगे थे या शरारे थे, हम उनको दोबारा से उनको करते हैं कि दोबारा से हम लोग कर लें। के पास अभी भी काम आया। अच्छा, अभी दोबारा से आपके पास काम आया। ये जी नानी की निशानी है, ये दादी की निशानी है, इसको क्या करेंगे? और इतना खूबसूरती से मैं करती हूँ, आप पकड़ नहीं पाते हो कि ये कितने साल पुराना, और वो काम भी बड़ा खूबसूरत था, और वो काला अभी तक नहीं हुआ। कुछ भी कर लो उसका फैब्रिक हर भी इतना, यानी जो कतान अब आ रही है वो वाली, तो वो क्वालिटी नहीं है। तो आप फिर उसको किस तरह मॉडिफाई करते हैं? उसमें कट्स में चेंज करते हैं या उसका कोई डिजाइन होता है उसको चेंज करते हैं? सबसे पहले फादी के अंडर जाता है जो ड्रेपिंग में इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पहले मैं उसका एक सिंपल फैब्रिक लेता हूँ, उसके ऊपर उसका पूरा पैटर्न निकाल देता हूँ। उसके बाद फिर वो अड्डा जो हमारा बना होता है एम्बेलिशमेंट के लिए, उसके ऊपर फैब्रिक चला जाता है। मेरी मान उसकी
तोड़ मरोड़ जितनी उसकी कर सकती उतनी करती हैं। फिर वो आरी के साथ हम उसके साथ पैच करते जाते हैं जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद फिर वो स्टिचिंग में चला जाता है, फिर कस्टमर को चला जाता है। ठीक है, मतलब पहले वो आपके पास आता है और उसके बाद फिर ईमान के पास जाता है, और फिर इकट्ठे बैठ के पहले आप लोग मशवरा करते होंगे कि इसका क्या हो सकता है। मैं पहले से सोच लेती हूँ। अच्छा। और फोरी फादी को कन्वे करवा देती हूँ, ये बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये इतनी अब आप में काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, तो बहुत आगे। हाँ, एक कह ले कि अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी कि जो आप सोचती होंगी वो फौरन से पिक कर सारा कुछ है ही अंडरस्टैंडिंग से। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी चीज हो, वो चाहे फैशन हो, वो चाहे कोई रिश्ता हो, बिल्कुल ऐसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। दूसरा, आगे जब ईद आएगी, ईद पे क्या आज मतलब बड़ी ईद पे क्या आने वाला है ट्रेंड में, इन क्या होने वाला है? इस दफा वैसे जो इंट्रोड्यूस करवाई ना, हमने स्कर्ट्स करवाई थी और 7 टॉप करवाए थे। छोटी ईद की बात कर रहे हैं? नहीं, बड़ी ईद की। छोटी ईद तो गुजर गई। हाँ, और ये लोग स्टार्ट कर दिया ना। डिमांड कितनी है इसकी? बहुत ज्यादा। हाँ, स्टूडेंट्स की बहुत है। एग्जैक्टली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुल गई है, स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए, बड़ी अच्छी लगती हैं। वो भी एक कवर्ड का कवर्ड स्कर्ट है, टॉप है, आपने स्टॉलर लिया हुआ है, फैशन हो जाता है, ट्रेंडी आप नजर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब आपने अच्छा सूट भी पहना हुआ है लेकिन वो ट्रेंड वही ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा होता है, यार मैंने बहुत अच्छा पहना। बिल्कुल ऐसे ही शूट हुआ है तो उसके इतने मैसेज इंस्टाग्राम से आए हैं कि हम लोग खुद परेशान थे, रात दिन तक मैसेज ही आ रहे हैं सिर्फ उसके स्कर्ट और टॉप के। दूसरा, मैंने सुना है आप लोग फिल्म्स के लिए भी अपनी वार्डरोब जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी हमें बताइए कि तैयार भी कर रहे हैं और स्टार्ट भी कर चुकी हैं। अच्छा, हमने थोड़ा चेंज किया है, 4 मूवीज का कर रहे हैं। 4 मूवीज के लिए कर रहे हैं, क्या चेंज किया है, क्या लेकर आए हैं उसमें चेंजिंग आप? बेसिकली पहले जो हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा था वही धोती कुर्ता और वही चीजें चल रही थी, लेकिन हमने अभी छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रही है, टीजर आ गया, टीजर आप देखिएगा यूट्यूब पे पड़ा है, तो हमने उस सारी को वेस्टर्न कर दिया है। और उसके अंदर मतलब हुड्स वगैरह और बड़ी लॉन्ग शलवारें उसके अंदर ऐड करवाई हैं, उसके अंदर वेस्टर्न मेंस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर फिर जो लेडीज के अंदर है उसके अंदर बहुत लॉन्ग मैक्सीज हैं, मतलब वेस्टर्न स्टाइल सारा, मतलब आपको एक देखने के बाद फील आता है कि यार ये पाकिस्तानी मूवी कम से कम नहीं। हमने यानी ड्रेस कवर्ड में भी रखे हैं, कवर्ड है, नेकेड नहीं है, बट स्टाइलिश है। स्टाइलिश है, ये बड़ा एक मेरे ख्याल से बेहतरीन है। मतलब आप दोनों बोथ जेंडर्स के कर रहे हैं, सिर्फ खवातीन के नहीं है, मर्द भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। मर्द भी आ सकते हैं, किड्स का काम भी मतलब सबका ही लास्ट मेरा सेगमेंट किड्स का था यहाँ पे। अच्छा, मतलब सारा कर रहे हैं। भी लग्जरी बहुत खूबसूरत। उसमें क्या क्या चल रहा है अगर देखा जाए तो? किड्स में क्या डिमांडिंग है आजकल? थीम बहुत ज्यादा चल रही है। यही कहने वाली थी आपको जी, थीम लेके आते हैं जी, हमने सोफियाज करना है और ये बारबी का करना है। एग्जैक्टली, बच्चों की चॉइस। अच्छा, पेरेंट्स की नहीं, बच्चों की। वो मतलब बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि हम लोगों ने ये जो कार्टून कैरेक्टर वो देख रहे हैं वही इम्पैक्ट हमारे पास। मतलब हमारी उम्र में, मतलब मैं कह लूं कि मैं छोटी थी तो तब हमें जो हमारी अम्मी ने पहना दी, हमने पहन के बस मुंह फुला के बैठ जाते। अच्छा ठीक है, अभी तो यकीन करें मदर साइड पे बैठ जाती है। बेटा आप बताएं मान आंटी को। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजे की आई है, अभी हम चीजें बना रहे थे उसके अंदर हमने 3D लाइट्स दी हुई है सारी, ठीक है, उसके अंदर वो अगर मुझे पता होता मैं खास कुछ चीज़ें लेके भी आता आपके पास, मतलब मोबाइल चार्जर के साथ उसके अंदर बैटरी फिक्स हुई है, हम बैटरी फिक्स करते हैं उसके साथ मोबाइल चार्जर से उसको चार्ज करें, वो रिचार्जेबल होती है, मतलब आप उसको यूज़ करें, वो 3, 4, 5 घंटे बैकअप देता है और उसका बड़ा इम्पैक्ट भी बड़ा मजे का आता है। ठीक है, मतलब उससे एक तो वो थीम भी पूरी होगी आपकी और बच्चे जो है उससे और ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि लाइट चल रही हैं। दूसरा आपने कहा जैसे जेंट्स का भी है, तो उनके हवाले से क्या कट चल रहे हैं, उनमें भी कोई जिद्दत आई है कि नहीं वही सब पुरानी शलवार कमीज और वेस्ट कोट्स? अब बहुत उनमें भी आ गई है अभी, मतलब क्योंकि वो शिकवा ज्यादा ही करते हैं ना कि खवातीन के ही ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। नहीं, अभी लड़के भी बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा? आपको मैं ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं राशिद महमूद साहब का काम कर रहा था, वो मेरे बड़े बाबा जी भी मेरे हैं, तो उनके साथ प्यार भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे कहते फादी यार मैं तो पुरानी शलवारें कमीजें पिछले दौर की पहनता ना बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैंने अब उनके लिए कुछ चीजें डिजाइन की थी नई वाली, ठीक है, यूट्यूब पे भी लगी हुई, सब बहुत सारी जगहों पे लगी हुई हैं, तो आप कहते हैं यार अब मैं यंग नजर आता हूँ। ठीक है, मतलब वही ना, आपका जो अटायर होता है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। ठीक है जी, फैशन के बारे में हम बात कर रहे थे, फादी और ईमान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और आपको भी जनाब पता चल गया होगा कि आपने आने वाले दिनों में किस तरह का फैशन करना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। लॉन में अगर आपने जाना है तो उस हवाले से कौन कौन से कट्स आप पर सूट करेंगे।
ठीक है जी जनाब, वक्त ख़त्म हो गया है हमारा और आपका। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।